हेलो, नमस्कार और आदाब है मेरे तमाम दोस्तों को आपके दोस्त और रहनुमा इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस पे। ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ये एक व्यूअर की फरमाइश पे है और ये एक अहम फरमाइश है। हालांकि ये चीज एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग्स और प्लेसमेंट्स में इतनी ज्यादा शामिल नहीं होती, मगर इसे कुछ अहमियत तो दी ही जाती है और बिल्कुल इसको लेके ज्यादा कौतूहल है, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो सवाल ये है कि ज्यादा अहम क्या है, लग्न के नक्षत्र के बीच यानी कि लग्न का नक्षत्र या स्टार सिस्टम और जन्म नक्षत्र के बीच। तो अगर आप पैदा हुए हैं मिसाल के तौर पे वृषभ लग्न में, तो वृषभ का नक्षत्र कितना अहम है। मिसाल के तौर पे वृषभ की शुरुआत कृत्तिका से होती है, तो कृत्तिका नक्षत्र कितना अहम है अगर आप वृषभ लग्न में पैदा हुए हैं बनिस्बत उस जगह के जहां चंद्रमा ठहरा हुआ है, जिसे इंसान का नक्षत्र कहा जाता है। जहां चंद्रमा ठहरा हुआ है, तो अगर चंद्रमा ठहरा हुआ है मिसाल के तौर पे श्रवण नक्षत्र में जो मकर राशि में आता है, तो फिर क्या प्राथमिकता लेता है। इंसान के पूरे अंदाज और मिजाज में कौन सी चीज बड़ा रोल अदा करती है और इंसान की खूबियों में ज्यादा हिस्सा कौन डालता है। और तो चलिए इस टॉपिक में कूदते हैं। चलिए शुरू करते हैं कि नक्षत्र है क्या। नक्षत्र और कुछ नहीं बल्कि स्टार सिस्टम है या सितारे और सितारों के झुरमुट और कहकशां जो मिलके एक स्टार सिस्टम बनाते हैं, जो मिलके राशि चक्र या ज़ोडिएक बनाता है। तो पूरा ज़ोडिएक 27 स्टार सिस्टम से मिलके बना है। हर स्टार सिस्टम को एक नाम दिया गया है, जो मेष राशि से शुरू होता है, अश्विनी से, फिर भरणी भी है और फिर कृत्तिका का कुछ हिस्सा और फिर वृषभ में जाते हैं। और यूं हर नक्षत्र चलता रहता है जब तक हम पूरा चक्कर नहीं लगा लेते और वापस रेवती पे आ नहीं जाते। मिसाल के तौर पे मीन राशि में तो आपके पास 27 नक्षत्र हैं जो पूरे ज़ोडिएक को बनाते हैं, और मोटे तौर पे 2 नक्षत्र होते हैं जो हर राशि में आते हैं और कुछ ओवरलैप भी होता है एक राशि से दूसरी राशि में। तो हमेशा एक ओवरलैप रहता है, कुछ न ऐसा नक्षत्र जो एक राशि से दूसरी में ओवरलैप करता हो। मिसाल के तौर पे कृत्तिका पहला हिस्सा, कृत्तिका का पहला पद मेष राशि में आता है, मगर अगले 3 पद वृषभ राशि में आते हैं। इस तरह हमेशा कोई न कोई नक्षत्र ऐसा होगा जो किसी राशि के साथ ओवरलैप करता है, मगर मोटे तौर पे इसे मोटे तौर पे 2 ही माना जाता है, क्योंकि हर नक्षत्र या हर स्टार सिस्टम 13 डिग्री और 20 मिनट का बना होता है। तो 2 नक्षत्र मिलके 26 डिग्री और 40 मिनट बनाते हैं और फिर 3 डिग्री और 20 मिनट बच जाते हैं, जो अगले नक्षत्र का पहला पद बनाते हैं मिसाल के तौर पे। और इस तरह नक्षत्र हमेशा किसी एक राशि के अंदर पूरे नहीं आते। 1 या 2 नक्षत्र तो राशि के अंदर पूरे आएंगे और कुछ राशि के शुरू या आखिर में ओवरलैप करेंगे। और इस तरह नक्षत्र अपना अपना हिस्सा डालते हैं, अपनी अपनी डीएनए बनाते हैं, और इस तरह नक्षत्र इंसान की खूबियों में बुनियादी स्तर पे हिस्सा डालते हैं और ये तज्जिया करने के आखिरी अंसर होते हैं। और क्योंकि ये तज्जिया करने के आखिरी अंसर होते हैं, इसलिए सियारों का नक्षत्रों में होना ज्यादा अहम हो जाता है, बजाय इसके कि नक्षत्र किन राशियों की हुकूमत करते हैं, क्योंकि ओवरलैप है। इसीलिए घरों को राशियों के साथ देखा जाता है, ना कि नक्षत्रों के साथ। मगर नक्षत्र तब काम में आते हैं जब चंद्रमा किसी खास नक्षत्र में ठहरता है और इंसान का हुक्मरान नक्षत्र बन जाता है। और जहां सियारे किसी नक्षत्र में ठहरे होते हैं, अगर सियारे किसी नक्षत्र में ठहरे होते हैं तो वो असर डालते हैं या इंसान की खूबियों पे, इंसान की आदतों पे असर डालते हैं। सियारे कम हद तक हिस्सा डालते हैं एक राशि का हिस्सा होने के नाते, बेशक नक्षत्र हिस्सा डालते हैं और इसलिए वो अहम है। मगर जब तक सियारे उन नक्षत्रों में ना हो तो नक्षत्र का हिस्सा डालने की मिकदार कम होती है। चलिए एक मिसाल लेते हैं। मिसाल के तौर पे एक मकर लग्न वाले इंसान को ले लीजिए और मान लीजिए कि लग्न 13-14 डिग्री से ज्यादा है। तो 13 डिग्री या उससे ज्यादा पे श्रवण नक्षत्र उस इंसान का लग्न नक्षत्र होगा। तो लग्न नक्षत्र श्रवण होगा। जितनी डिग्री पे लग्न है 13 डिग्री या उससे ज्यादा पे, तो श्रवण बहुत अहम है लग्न नक्षत्र की वजह से। मगर
अगर श्रवण नक्षत्र में कोई सियारा नहीं ठहरा हुआ है तो वो अपनी अहमियत खो देता है। वो उतना अहम नहीं रहा जितनी अहम वो जगह है जहां चंद्रमा ठहरा हुआ है। अब मिसाल के तौर पे अगर मकर लग्न 13-14 डिग्री पे है तो चौथा घर मेष है और फिर मेष राशि शुरू होगी। चौथे घर के लिए मेष राशि भी 13 डिग्री या उससे ज्यादा पे शुरू होगी, बिल्कुल लग्न की तरह। और क्योंकि मेष के 2 नक्षत्र है, पहले 13 डिग्री 20 मिनट अश्विनी है, मगर राशि या घर खुद 13 डिग्री से ज्यादा पे शुरू हो रहा है, तो चौथा घर मेष राशि का होगा। मगर मेष में अश्विनी और भरणी है और क्योंकि 13 डिग्री से ज्यादा पे है, अश्विनी नक्षत्र 13 डिग्री और 20 मिनट पे खत्म हो जाता है और भरणी उसके बाद शुरू होता है। तो भरणी नक्षत्र चौथे घर का शुरुआती नक्षत्र होगा। और इस तरह किसी को नक्षत्रों का घरों के साथ मिलन देखना चाहिए, क्योंकि लग्न की डिग्री बहुत अहम है। लग्न की जितनी भी डिग्री होगी, हर घर की डिग्री उतनी ही शुरू होगी और इस पे निर्भर करता है कि कौन सा नक्षत्र उस घर में आता है, उसी के मुताबिक असर होगा। तो अब मान लीजिए चंद्रमा भरणी नक्षत्र में ठहरा हुआ है चौथे घर में मेष राशि में, तो इंसान का नक्षत्र भरणी नक्षत्र माना जाएगा, ना कि श्रवण नक्षत्र जो लग्न का नक्षत्र है, जो 14 डिग्री पे है, मान लीजिए मकर राशि में। मगर इस वजह से कि श्रवण पे चंद्रमा की हुकूमत है और चंद्रमा अब भरणी नक्षत्र में ठहरा हुआ है, श्रवण और भरणी का मिला हुआ असर इंसान पे एक बड़ा हिस्सा अदा करेगा। अगर मकर लग्न ना होता, अगर लग्न होता मिसाल के तौर पे मीन, तो ये एक अलग ही खेल होता। मगर यहाँ पे क्योंकि हुक्मरान नक्षत्र या लग्न नक्षत्र श्रवण है, जिस पे चंद्रमा की हुकूमत है, चंद्रमा का ठिकाना बहुत अहम हो जाता है। सिर्फ इस वजह से नहीं कि चंद्रमा का किसी नक्षत्र में ठहरना उसे उसका नक्षत्र बना देता है, बल्कि यहाँ पे चंद्रमा लग्न पे भी हुकूमत कर रहा है, एक बड़ा हिस्सा। मगर अगर पहला घर मेष है मिसाल के तौर पे और 2 या 3 डिग्री पे शुरू होता है, तो लग्न नक्षत्र अश्विनी बन जाता है और अश्विनी पे केतु की हुकूमत है। फिर केतु का ठिकाना बहुत अहम हो जाता है और वो लग्न पे भी असर डालता है, क्योंकि लग्न नक्षत्र का मालिक केतु ठहरा हुआ है। वो रिश्ता अहम होगा जहां केतु ज्यादा अहम हो जाता है और वो लग्न पे भी असर डालता है, और सिर्फ मंगल ही नहीं, क्योंकि ये मेष लग्न है। मगर क्योंकि ये अश्विनी नक्षत्र है जो लग्न नक्षत्र है, केतु का हिस्सा भी अहम है, लग्न के साथ जुड़ा हुआ, मगर ये बहुत बारीक सूक्ष्म स्तर पे है। आमतौर पे जहां मंगल ठहरा है वो अहम हो जाता है, क्योंकि मंगल लग्न का मालिक है, ना कि केतु। मगर अगर कोई सियारा ऐसा है जो लग्न में अश्विनी नक्षत्र में ठहरा हुआ है, तो अश्विनी नक्षत्र एक और ज्यादा मजबूत हिस्सा डालने वाला अंसर बन जाता है और केतु अश्विनी पे हुकूमत करने की वजह से एक और ज्यादा हिस्सा डालने वाला अंसर बन जाता है। तो ये बात जहन में रखनी चाहिए। ये थोड़ा टेक्निकल है, हो सकता है हर किसी की समझ में ना आए, जब तक आप स्टार सिस्टम को बहुत अच्छे से नहीं समझते, जब तक आप ये नहीं समझते कि नक्षत्रों का ओवरलैप राशियों के दरमियान कैसे होता है, कि ये एक और ज्यादा टेक्निकल मौजू है और समझने में आसान नहीं है। तो बिल्कुल आम स्तर पे आप चंद्रमा के नक्षत्र को देखते हैं जो बहुत अहम हो जाता है, और कौन से सियारे कौन से नक्षत्रों में हैं वो बहुत अहम हो जाते हैं। अगर सियारे किसी नक्षत्र में नहीं है तो उनके नक्षत्र का उतना असर नहीं रहता, सिर्फ राशि में हिस्सा डालने के अलावा और राशि के जरिए घर में, और बस। तो हर नक्षत्र एक अहम हिस्सा डालता है, इस लिहाज से कि वो किस घर में आता है, उस राशि की वजह से जिसमें वो आता है। तो ये बेशक एक असर है, ये एक अहम असर है, मगर नक्षत्रों में ठहरे हुए सियारों का ज्यादा असर होता है। मगर सबसे ज्यादा असर नक्षत्र का वहां है जहां चंद्रमा ठहरा हुआ है, और इस तरह लग्न नक्षत्र की कुछ अहमियत है। खास तौर पे अगर कोई सियारा उस नक्षत्र में ठहरा हुआ है तो ये और अहम हो जाता है, लग्न नक्षत्र का मालिक बहुत अहम हो जाता है और हिस्सा भी डालता है। मगर फिर भी चंद्रमा के नक्षत्र का इंसान की खूबियों पे ज्यादा बड़ा हिस्सा है और कुछ कम हद तक लग्न के नक्षत्र का।
तो दोस्तों, अपने अपने जन्म पत्रियों को देखो और देखो कि तुम्हारा चंद्रमा नक्षत्र क्या है, किस नक्षत्र में चंद्रमा ठहरा हुआ है, वो तुम्हारे लिए ज्यादा अहम है। और ये भी देखो कि तुम्हारा लग्न नक्षत्र क्या है, उसका भी एक असर है। मगर अगर उस नक्षत्र में कोई सियारा ठहरा हुआ है तो वो और ज्यादा हिस्सा डालेगा, मगर फिर भी उस जगह से कम जहां चंद्रमा ठहरा हुआ है। तो दोस्तों, प्लीज इस वीडियो को लाइक करो, प्लीज इस वीडियो को शेयर करो। और अगर आप मुझसे कोई जाती सलाह मशवरा लेना चाहते हैं तो प्लीज मुझसे नीचे दिए गए लिंक्स पे राब्ता करो। किसी और वक्त तक किसी और वीडियो के साथ तुम्हारा दोस्त एस्ट्रोलॉजर और रहनुमा इरफान विदा लेता है। नमस्कार।